नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाकी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अपना रुख साफ करने को कहा है। आज तक का ही वक्त दिया था। राष्ट्रीय कानून पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 3 सवाल किए, लेकिन सबसे मुश्किल सवाल राष्ट्रीय कानून में बदलाव की समय सीमा को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अंग्रेजों के जमाने का कानून का आजाद भारत में आखिरकार काम क्या है। पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कानून को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के देखते हुए अब सरकार ने राष्ट्रीय कानून में बदलाव का मन बना लिया है। सुनवाई ये अहम, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, राष्ट्रीय कानून पर ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। आज सरकार को अपना पक्ष इस कानून के बारे में रखना है। कोर्ट ने समय सीमा को लेकर पूछा है सवाल कि कब तक इस कानून पर अपना पक्ष रख दिया जाएगा। कोर्ट ने समय पूछा है। कोर्ट ने पूछा है कि बदलाव तक नए केस दर्ज होंगे या फिर नहीं, यानी कि जब तक नया कानून नहीं आता है तब तक कैसे जो अलग अलग अधिनियम है उनके तहत धाराएं दर्ज की जाएंगी या फिर नहीं। राजद्रोह कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हो रही है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जब तक राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार नहीं होगा तब तक कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सरकार ने इस संबंध में कुछ उपाय का मसौदा बनाया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हालांकि संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज से हम रोक नहीं सकते, लेकिन राष्ट्रीय कानून दर्ज करने के लिए एसपी रैंक के अधिकारी की इजाजत लेनी होगी। राष्ट्रीय के अनगिनत मामले अदालतों के सामने लंबित है, इसलिए इसमें अदालतों को ही तय करना होगा। इन धाराओं से जुड़े मामलों में जमानत की अर्जी पर शीघ्र सुनवाई का प्रावधान होगा। अनीशा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। अनीशा, सुप्रीम कोर्ट में जिरह चल रही है, सुनवाई हो रही है, सरकार को अपना पक्ष रखना है, लेकिन इतनी जल्दी फैसला नहीं आएगा। ये मामला अभी लंबा खिंच सकता है क्योंकि इसमें कई कानूनी पेचीदगियां हैं जिन्हें समझने और जानने की जरूरत है। जी हाँ, देखिए, इस मामले में कानूनी पेचीदगियां तो बहुत हैं और इस वक्त क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस प्रिलिमिनरी मुद्दे पर ध्यान दे रही है कि क्या उन्हें ये मामला किस बेंच के सामने सुनना चाहिए, क्या और क्या इस वक्त इंटरिम मेजर क्या लेना चाहिए। सरकार की तरफ से अभी ये कहा गया है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि हम ड्राफ्ट डायरेक्शन के सजेशन दे रहे हैं कि कोई भी एफआईआर सेडिशन के अंदर तब तक ना फाइल हो, कोई अरेस्ट तब तक ना हो, कोई एफआईआर तब तक ना हो जब तक कम से कम सुपरिटेंडेंट लेवल का ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर जिन्हें माना जाता है, वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके अपना अप्रूवल ना दे। ये चीज जो है ये सेक्शन 66A के टाइम पर जब श्रेया सिंघल वाला मैटर चल रहा था तब भी हुई थी और ये एक सजेशन पहले भी आ चुका है। ये जो SC/ST कानून है उसमें भी इस तरह से होता है कि बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के, बिना सीनियर ऑफिशियल के अप्रूवल के एफआईआर नहीं होती। तो यही सजेशन अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि अभी इस तरह से थोड़ी स्क्रूटनी की जा सकती है, लेकिन सरकार ने यह साफ किया है कि कोई भी स्टे नहीं लगाया जा सकता। इस कानून को फिलहाल अबेयंस में नहीं रखा जा सकता क्योंकि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जो अभी पेंडिंग केसेस जो हैं इनकी वो बहुत सारे केसेस हैं और उनकी ग्रेविटी में उनमें किस तरह के सीरियस ऑफेंस हो सकते हैं। कोई टेररिज्म का केस भी हो सकता है, कोई UAPA का केस भी हो सकता है। इसलिए उनके बारे में जो पेंडिंग केसेस हैं उनके बारे में सरकार या कोर्ट कोई पॉलिसी का या ब्लैंकेट फैसला नहीं ले सकती। जिस कोर्ट के सामने वो केस चल रहा है उन्हीं को अपने विवेक से इसको देखना होगा, उस पर ऑर्डर देना होगा। हो सके तो कोर्ट जो बेल एप्लीकेशन है उनको एक्सपेडाइट कर सकती है। फिलहाल लेकिन पिटिशनर्स की तरफ से इस बात पे ऑब्जेक्शन रेज किया गया है कि इस तरह से इसको टाला नहीं जा सकता। बात को कोई स्टे होना जरूरी है, लेकिन अभी फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं जजेस का, जो 3 जजेस की बेंच है। जजेस उठ के अंदर गए हैं अपने चेंबर में थोड़ा डेलिब्रेशन करने के लिए कि जो सरकार ने सजेशन दिया है और जो पिटिशनर कह रहे हैं उस पर किस तरह से फैसला कोर्ट कर सकती है। अभी कुछ ही मिनटों में कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रोनाउंसमेंट होने की उम्मीद है। अनीशा, क्या कोई अंतरिम आदेश आ सकता है आज कोर्ट की तरफ से?
देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते कि अंतरिम आदेश अभी आएगा या नहीं। उम्मीद फिलहाल यही की जा रही है कि कोई इंटरिम ऑर्डर आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रख दिया है। केंद्र सरकार ने अपने ड्राफ्ट सजेशन दे दिए हैं कि आप इस वक्त क्या कर सकते हैं, और कोर्ट को ये तो बताना ही पड़ेगा कि अगर ये केस आगे सुना जा रहा है तो किस तरह से ये केस चलेगा। तो कुछ ना कुछ इंटरिम ऑर्डर आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन ऑर्डर क्या रुख लेगा, किस तरह से किया जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। ठीक है अनीशा, लौटेंगे आपके पास। बीच बड़ी खबर उन दर्शकों को बता दें जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल देशद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 3 जजेस की बेंच है जिन्हें इस मामले में सुनवाई करनी है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार अपना पक्ष रखे। सरकार ने कहा है कि पुलिस को केस दर्ज करने से रोका नहीं जा सकता है, यानी कि जब तक फैसला नहीं आता है तब तक केस दर्ज किए जाएंगे। कानून पर तत्काल रोक की जरूरत है, ये कपिल सिब्बल ने अपनी जिरह में कहा। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज स्थानीय अदालत सर्वे की नई तारीख का ऐलान कर सकती है। कल इस मसले पर हुई सुनवाई में सर्वे की तारीख तय नहीं हो पाई। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता के मामले में दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। आज कोर्ट में इस मामले को फैसला आ सकता है। काशी में ज्ञानव्यापी पर गदर तो हो ही रहा था, मथुरा और आगरा में हलचल तेज हो गई। आज वाराणसी में श्रृंगार गौरी केस में सिविल जज की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता मामले पर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर अड़ा है, वहीं हिंदू पक्ष ने मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी कराने के लिए समक्ष अधिकारियों को आदेश देने की मांग की। कमिश्नर की तरफ से सुनवाई हो चुकी है, वकील कमिश्नर चेंज करने के बाबत सुनवाई हो चुकी है, लेकिन मात्र जो हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, बाजीगढ़ द्वारा दिया गया है कि तहखाना खुलवाया जाए, ब्रैकेटिंग के अंदर घुसवाया जाए, यदि ताला बंद है तो ताला को तोड़वाया जाए, और मेरी कमीशन गर्भगृह में ही कराया जाए, ब्रैकेटिंग के बाहर कराया जाए। इसके बाबत कोर्ट उनको आपत्ति उन्होंने देने के लिए समय मांगा है। वहीं इस पर सियासत भी चरम पर है। यूपी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मेरठ के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया। सोम बोले, ज्ञानवापी का 2022 में 1992 जैसा हश्र होगा। जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं। जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। उधर कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट और केशव देव बनाम शाही मस्जिद ईदगाह केस में सुनवाई होनी थी। मथुरा में वादी पक्ष का दावा है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद में कमल के निशान हैं, ओम और स्वास्तिक के निशान भी हैं। इसके अलावा मस्जिद में हिंदू कलाकृतियां हैं। ईदगाह मस्जिद के विरोध में अब तक 10 केस दायर हैं, जिनमें से एक अहम केस 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी है, जिसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। इन सभी मामलों में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हमारा कहना है कि जो मस्जिद परिसर है उसका वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए, और वहाँ एडवोकेट कमिश्नर जाए और एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाकर के पूरे तथ्यों का अवलोकन करे। वहाँ जो जो हिंदू चिन्ह है, कमल है, गदा है, संघ है, ओम है, स्वास्तिक के चिन्ह है, उन सब का उसमें रिकॉर्ड आना चाहिए। और हम चाहते हैं न्यायालय के सामने ये सभी तथ्य प्रस्तुत होने चाहिए, और जैसा कि काशी के मामले हुआ उसी तर्ज पर यहाँ भी आदेश होना चाहिए, ऐसा हम न्यायालय से निवेदन किया। उधर ताजमहल मामले में 12 मई को सुनवाई होगी। ताजमहल के 22 बंद कमरे खोले जाने, वीडियोग्राफी कराए जाने और कमेटी बनाकर हिंदू देवताओं से संबंधित साक्ष्यों की जांच करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में कहा गया है कि ताजमहल के 22 कमरों में तेजो महालय के पुख्ता सबूत हैं। याचिका के मुताबिक वो सबूत हिंदू देवताओं की मूर्ति के रूप में है। फिलहाल उन 22 कमरों में किसी को जाने की इजाजत नहीं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन सभी 22 कमरों को खोला जाए ताकि मंदिर या ईदगाह वाले विवाद का अंत हो।
मुझे नहीं समझ में आता विरोध करने वाले क्यों विरोध कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात एएसआई परीक्षण की बात कर रहा हूँ। एएसआई परीक्षण से आपत्ति किसको होनी चाहिए? आप ऐसा कौन सा सच है जो एएसआई की परीक्षण नहीं होने देना चाह रहे हैं? आप चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति स्वयं क्यों क्रिएट कर रहे हैं विरोध करके? मुझे लगता है जो सभ्य समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी थोड़ा विज्ञान को समझते हैं, जो भी थोड़ा चीजों को समझते हैं, एक बार मेरी याचिका पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये जो मांग है जेन्युइन मांग है। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि शिव मंदिर घोषित है या शिव मंदिर कर दिया जाए। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि उसको मकबरा कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो 22 कमरे हैं उसको खोल दीजिए, उसका रहस्य सामने आ जाए। अब आपको बताते हैं कि ताजमहल के उन 22 कमरों की मिस्ट्री क्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं। ये वही 22 कमरे हैं जो आखिरी बार 1934 में खोले गए थे, यानी आजादी के पहले कमरों को खोला गया था और आजादी के बाद से लेकर अब तक 22 कमरों को खोला नहीं गया। एक दावे के मुताबिक सभी 22 कमरे मुगल काल से बंद हैं। साल 1934 में भी इसको सिर्फ निरीक्षण के लिए खोला गया था, लेकिन रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं है। तो सबसे पहली मांग हमारी है कि वो जो 20 से ज्यादा कमरे हैं उन कमरों को खोला जाए। दूसरा, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने जो कि ये निर्धारित करे, जो तय करे, जो ये फाइंड आउट करे कि आखिर ये जो 22 कमरों का रहस्य क्या है और इस पूरे ताजमहल का रहस्य क्या है। आखिर ये वाकई में क्या राजा मानसिंह का पैलेस था, तेजो महालय था, वहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति थी, उसको जो है शाहजहां ने टेक ओवर किया और वहाँ पे जो उनकी बेगम थी मुमताज 600 किलोमीटर दूर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ से ले आके उन्होंने वहाँ पे उनको दफनाया, या फिर ये वाकई में ताजमहल है। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि भीलवाड़ा से आ रही है, जहां पर बीजेपी विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है। युवक की हत्या मामले में भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया गया। बीती रात ही युवक की हत्या बीच चौराहे पर कर दी गई। आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर लगा। तनाव को देखते हुए शहर में कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और इस बीच आवाहन भीलवाड़ा बंद का हिंदू संगठनों की तरफ से हत्या के विरोध में प्रदर्शन और शहर की दुकानें जो हैं अब वो हिंदू संगठन बंद करा रहे हैं। जमकर नारेबाजी वहां पर हो रही है। परिवार वालों का कहना है कि ये विवाद जो था उसको दरअसल सुलझा लिया गया था। माफी तक मांगने के बावजूद ये हत्या की गई है। बीच चौराहे पर चाकू से गोदकर यह हत्या की गई। अस्पताल ले जाने से पहले ही आदर्श की मौत हो गई थी, जिसके बाद तनाव भारी बढ़ गया। परिवार वाले ये कहने लगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो शव नहीं ले जाएंगे, जिसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 इसमें से नाबालिग हैं, 1 बालिग जिसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन प्रदर्शन और तनाव ये दोनों खत्म नहीं हो रहे हैं और राजस्थान को लेकर बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि वहां माहौल बिगड़ रहा है और गहलोत सरकार सो रही है। वहीं गहलोत सरकार का कहना है कि माहौल बिगाड़ने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो खुद बीजेपी का है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में माहौल चुनाव से पहले बीजेपी खराब करती है और ये आरोप गहलोत सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। अलग अलग इलाकों में एहतियाती कदम उठाते हुए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से माहौल जो है वो खराब ना हो। लेकिन हत्या के विरोध में प्रदर्शन जमकर हो रहा है। सड़कों पर भारी तादाद में लोग दिख रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बजरंग दल, वीएचपी के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब सड़कों पर उतरे हैं और बंद का आह्वान आज किया गया है। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में इसी लिहाज से पुलिस तैनात की गई है। नेहा, बिल्कुल, और पूरे इलाके में और ज्यादा तनातनी ना बढ़े, माहौल और ज्यादा खराब ना हो, इसे देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 22 साल का आदर्श तापड़िया, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, बीती रात सरेआम इसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद हिंदू संगठन अब विरोध प्रदर्शन में सामने आ गए। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय करा वीर बजरंगे, जय करा वीर बजरंगे, आवाज दो, हम एक हैं, जय श्री राम, 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 वंदे मातरम, जय श्री राम। ये घटना पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई है। जब तक अगर पकड़ में नहीं आए तो हम बॉडी नहीं उठाएंगे।
इनको हम चेता के आए थे। जब हम मिलने गए थे तो कि ये रिएक्शन में कोई न कोई घटना जरूर होगी, आप सावधान रहना। निश्चितकालीन तक भीलवाड़ा बंद किया जाएगा। राजस्थान में कहां गई सुरक्षा, कहां गया कानून का राज? कैसे कहें कि भीलवाड़ा की पिछली घटना से गहलोत सरकार ने सीख ली? कैसे कहा जाए कि गहलोत की पुलिस ने शहर में शांति बनाए रखने का बेड़ा उठाया और उस पर अमल किया? भीलवाड़ा की पुलिस गश्त करती रह गई, चौकसी बढ़ती रह गई और एक युवक की सरेराह हत्या कर दी। कितनी शर्मनाक है कि जिस भीड़ में 4 मई की देर रात समुदाय विशेष के 2 युवकों पर हमला हुआ, उसी भीलवाड़ा में युवक को तड़पा कर मार डाला। मेरे भाई का फोन आया 10:51 पे, उसने फोन करते बोला जल्दी है, ये पठान मुनाफ अदनान इन्होंने घेर रखा है, जल्दी आ। तो मैं गया और जितने देखा तो मतलब वो अब क्या नाम है उसका, टोनी ही खड़ा था और उसके पीछे वो मुनाफ डंडा लेकर खड़ा था। इब्राहिम और अदनान ने उसको पकड़ रखा था, तो उसने डंडे की रखी मेरे सामने और टोनी ने वहीं चाकू डाल दिया। तो भाई की वही डेथ हो गई थी? हाँ नहीं अंकल, वहाँ डेथ नहीं थी, वो हॉस्पिटल लेके आए थे मेरे मामा और ये सब, तो फिर हॉस्पिटल। अच्छा, और कोई पुराना झगड़ा नहीं था ना? नहीं अंकल, पुराना झगड़ा नहीं था। बीती रात बीच चौराहे पर सरेराह कुछ लोगों ने आदर्श तापड़िया नाम के इस युवक की बेरहमी से जान ले ली। यहाँ क्या बात हुई थी रात को? रात्रि में लड़ाई झगड़ा होकर चक्कूबाजी की बात हुई थी। उसके बाद उसकी आदर्श नाम का लड़का, उसके डेथ यहाँ इसी जगह हुआ था झगड़ा इसी जगह हुआ था। कितने थे हमलावर, कुछ ध्यान है? हमलावरों का तो मेरी जानकारी में नहीं है, न मैंने इतना पूछा, मगर हमला यहाँ 3-4 लड़कों ने किया। शहर के शास्त्री नगर चौराहे पर चाकुओं से युवक को गोदकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, ठीक इसी जगह पर जहां खून के धब्बे वारदात की गवाही दे रहे हैं। इनको हम चेता के आए थे। जब हम मिलने गए थे तो कि ये रिएक्शन में कोई न कोई घटना जरूर होगी, आप सावधान रहना। लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ये घटना हो चुकी है। 4 मई की रात सांगानेर इलाके में समुदाय विशेष के 2 युवकों पर हमला हुआ था। बाइक भी फूंक दी थी। उस वारदात के बाद भी हालात बिगड़े थे। अब युवक की बेरहम हत्या के बाद फिर से शहर में तनाव है। एक हफ्ता पहले हुए हमले के बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़े बड़े दावे किए, बताया कि कैसे उनकी पुलिस उपद्रवियों को सबक सिखाने में जुटी है। ये भी बताया कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसके लिए कैसे सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। लेकिन समाज के दुश्मनों ने एक युवक की हत्या कर पुलिस प्रशासन के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, केवल मात्र कांग्रेस के नेताओं के दबाव में जिस तरह से काम कर रहे हैं, भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। एक हिंदू युवक के साथ घटना होती है तो किस तरह कार्रवाई होती है, एक मुस्लिम के साथ में घटना होती है तो किस तरह की कार्रवाई होती है, पिछले 3 महीनों में हमने देखा है। बीच चौराहे आदर्श की हत्या के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अब कह रहे हैं कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक वो अस्पताल से शव नहीं ले जाएंगे। मुसलमानों ने मेरे भांजे को रोका, मारपीट की, प्लस चाकू मारा। इब्राहिम, टोनी, ये 7-8 जने थे और बिल्कुल ही ना रंजिश के चक्कर में मारा गए हैं मेरे भांजा। और बिल्कुल पुलिस यानी आप अच्छा सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। बिल्कुल अगर बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक अगर पकड़ में नहीं आए तो हम बॉडी नहीं उठाएंगे, हम बॉडी नहीं उठाएंगे। अभी गिने 7 दिन बीते शहर को सुलगते हुए। एक हफ्ते के अंदर भीलवाड़ा में ये दूसरी संगीन वारदात है। एक बार फिर कानून व्यवस्था तार-तार हुई। जानकारी के मुताबिक पैसे के विवाद में आदर्श की हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 को पकड़ा है, जिसमें से 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। शहर के हालात ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट बैन कर दिया है।
भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आज बीजेपी, वीएचपी और हिंदू जागरण मंच ने वारदात के विरोध में शहर बंद का ऐलान किया है। प्रमोद तिवारी के साथ देवंकर वधावन, भीलवाड़ा, आज तक। दरअसल भीलवाड़ा अकेला शहर नहीं है राजस्थान का जहां पर इस तरह का तनाव दो समुदायों के बीच देखने को मिल रहा है। पहले भी हमने देखा था कि वहां पर इसी तरह की घटनाएं जब हुई थी तो कैसे अलग अलग हिंदू संगठन सामने आए थे, लेकिन इस बार भीलवाड़ा में 3 आरोपी अब तक हिरासत में लिए गए हैं क्योंकि जिस युवक की हत्या की गई उसके परिवार वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है आरोपियों की तब तक वो शव नहीं लेंगे। भीलवाड़ा में मंगलवार को एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से वीएचपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। कई दुकानों को बंद करवाया गया है और इन लोगों की मांग है कि जो आरोपी है उस मामले में उन सबकी धरपकड़ होनी चाहिए। इनकी मांग है कि जो परिवार है उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्थान में जो करौली में हुआ उसके बाद जिस तरह से जोधपुर में दंगे भड़के उसके बाद भीलवाड़ा का जो माहौल है वो आप देख सकते हैं किस तरह से की संख्या में इस समय यहाँ पर लोग जो हैं वो निकले हुए हैं। इनके पीछे पुलिस का भारी जाब्ता है और ये जो सारे लोग हैं उनकी मांग है कि न्याय होना चाहिए। जो लड़का है जो जिसकी उम्र 20 साल की थी, वो जो लड़का है उसकी जो हत्या हुई उसके बाद इनकी मांग है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। और इनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं हो जाता तब तक जो लड़का है उसका जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकर वधावन, भीलवाड़ा, आज तक। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं उस जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी सफर के आज 20 साल पूरे हो गए हैं। उस पुस्तक का विमोचन चल रहा है। इस मौके पर अमित शाह बोल रहे हैं। आप कर रहे हो जिसको मुख्यमंत्री बनने से पहले पंचायत चलाने का भी अनुभव नहीं था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे, पंचायत के सदस्य भी नहीं थे। और ऐसे व्यक्ति को अचानक भूकंप से पीड़ित एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उस वक्त बार बार चुनकर आना और इतना यशस्वी तरीके से गवर्नेंस करना, ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि में। ये बात इसलिए कहता हूं कि मूल्यांकन के पैरामीटर्स तय होने चाहिए। गुजरात के अंदर सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शीय विकास हुआ। वो मोदी जी का व्यक्तित्व का परिचय कराता है। गरीबी से गुजरे हुए बचपन के कारण, गरीब आदमी की कठिनाइयों और उसकी दिक्कतों से मोदी जी भली भांति परिचित। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद संवेदनशील तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए योजनाएं कैसे बन सकती है और योजनाओं को बनाकर अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण लोगों के सामने दिया है। मित्रों, योजनाओं के बारे में मैं जरूर थोड़ी बात करना चाहूंगा। मोदी जी की योजनाओं का अनेक प्रकार का विश्लेषण हो सकता है, मगर उन्होंने योजनाओं को लोकाभिमुख बनाया। गुजरात के कृषि महोत्सव के मॉडल का जो स्टडी करेगा उसको मालूम पड़ेगा कि परिवर्तन किस प्रकार से आता है। गुजरात के कृषि महोत्सव की परंपरा ने सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र को जवाबदेह, लोकतंत्र में एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाया जा सकता है। हर गांव में कृषि महोत्सव का रथ पहुंचता था और जो सरकारी मदद लेने के लिए किसानों को तहसील लेवल पर और जिला लेवल पर बार बार जाना पड़ता था, वो सरकारी मदद उन्हीं के गांव के अंदर पहुंचाने की शुरुआत एक कृषि महोत्सव ने की। तो उन्होंने योजनाओं को लोकाभिमुख बनाया। मोदी जी ने योजनाओं के साइज और स्केल दोनों को बदलने का काम किया और योजनाओं को संपूर्ण समस्या के उन्मूलन की दिशा में प्रेरित किया। जैसे पहले योजनाएं बनती थी, इस बजट में इतने गांवों के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, इस बजट में इतने घरों के अंदर बिजली पहुंचाएंगे,
इस बजट में इतने शौचालय बनाएंगे, इस बजट में इतने लोगों को स्वास्थ्य कार्ड देंगे। मोदी जी की योजनाओं का अगर आप स्टडी करेंगे तो अब संख्या नहीं होती है, समस्या का संपूर्ण उन्मूलन होता है। देश में हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, देश में हर घर में आज शौचालय पहुंचाएंगे, देश के हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे, देश के हर घर में पीने का पानी नल से पहुंचाएंगे। समस्याओं का संपूर्ण उन्मूलन ये उनकी योजनाओं का विशेषता रहा और एक दृष्टि से साइज और स्केल दोनों को मोदी जी ने परिवर्तित किया है। उन्होंने कई प्रकार की योजनाओं की इस प्रकार से लिया कि समग्र क्षेत्र को आप समग्र क्षेत्र का सुधार कर सके। मैं एक छोटा सा उदाहरण गुजरात के शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने किया, इसका कहना चाहता हूं। जब गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री बने तब हमारा ड्रॉप आउट रेशियो 42% था और एनरोलमेंट 68% था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कार्यक्रम हाथ में लिया, इससे एनरोलमेंट 100% हुआ और ड्रॉप आउट रेशियो 1% से भी नीचे चला गया। एक प्रकार से समस्या का संपूर्ण समाधान की दिशा में उनके कार्यक्रम भी बने, योजनाएं भी बनी। इसके बाद क्वालिटी सुधारने के लिए गुणोत्सव का आयोजन किया और आज मैं कह सकता हूं कोई क्रेडिट लेने के लिए कुछ। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सुनवाई चल रही थी देशद्रोह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट से ये बात सामने निकल के आई है कि देशद्रोह के पुराने मामलों पर सुनवाई दरअसल रोक दी जाए। अर्पिता, जिस मामले को लेकर सबसे ज्यादा संघर्ष था उसी को लेकर दरअसल एक स्थिति स्पष्ट यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है कि समीक्षा होने तक कोई नया केस नहीं दर्ज किया जाएगा किसी भी राज्य में। यानी कि जब तक समीक्षा पूरी नहीं होती है कोई भी मामला देशद्रोह का आता है उसे दर्ज ना किया जाए। जुलाई के तीसरे हफ्ते में यानी कि जब कोर्ट बंद हो जाएंगे उसके बाद जब पुनः खुलेंगे तब दोबारा सुनवाई शुरू होगी। जेल में जो लोग बंद हैं वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, ये कोर्ट का मानना है। देश में राम के नाम की राजनीति बहुत है, इतनी ही कि राम के नाम पर ही सब खुद को बड़ा हिंदूवादी साबित करना चाहते हैं और हर कोई अपने आप को राम के सहारे हिंदूवादी साबित करने में लगा भी हुआ है। महाराष्ट्र से राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे अयोध्या आ रहे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सॉफ्ट हिंदुत्व को ताकत बना रहे, बिहार में नीतीश सरकार जानकी नवमी को भव्य तरीके से मनाती है। इस साल से लेकर 2024 तक बीजेपी के सामने अपनी अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग की क्या ये चुनावी फील्डिंग है? जैसे महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव आ रहा, खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी दिखाने की होड़ है। ठाकरे बंधुओं के बीच राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले हैं। उनके पोस्टर लग गए कि राज तिलक की करो तैयारी। 10 जून को आदित्य ठाकरे अयोध्या जा सकते हैं। अभी से पोस्टर वार हो गई जिसमें शिवसेना कहती है कि असली आ रहा है, नकली से सावधान। राजनीति इतनी भर नहीं, राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर यूपी में अयोध्या और कैसरगंज दोनों जगह के बीजेपी सांसद ही आमने सामने आ गए। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों का विरोधी बताते हुए अयोध्या में ना घुसने देने की चेतावनी देते हैं। अयोध्या के बीजेपी सांसद स्वागत करने की तैयारी करते हैं। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। भगवान राम के वंशजों को ही आप भैया कहोगे, भैया कहोगे, अपराधी कहोगे, पीटोगे और राजनीति करने के लिए राम जी का दर्शन करोगे। हम ही को मारोगे और हमारा नाम लेकर के राजनीति करोगे, ये नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे आप? जो करेंगे दुनिया देखेगी। आप एक बात जान लो कि उनको घुसने नहीं दूंगा। एयरपोर्ट से आवे या ट्रेन से आवे, अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा। बीजेपी की ताकत हिंदुत्व है, बहुसंख्यक वोट का बहुत बड़ा गणित। उसी गणित को छत्तीसगढ़ में तोड़ने में लगातार कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जुटे हैं। राम वनगमन टूरिज्म सर्किट, बरगद, पीपल, नीम, कदम जैसे पेड़ लगाकर कृष्ण कुंज नगरों में विकसित करने की बात,
राज्य में रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना, शिवरी नारायण में रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर, चंद्रखुरी में भगवान राम की माता कौशल्या का मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर और शबरी माता मंदिर, ये सब वो योजनाएं जिनके बाद राम किसके की राजनीति छत्तीसगढ़ में होने लगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को इतने समय तक टाल के रखता है, आज अचानक राम भक्त होने का नाटक कर रहे हैं। मगर ये पूरी कांग्रेस पार्टी कितना भगवान पे निष्ठा रखती है। इन लोगों ने शपथ पत्र दिया था न्यायालय के सामने राम सेतु के मामले में। इनको तकलीफ क्या है? और ये तो वोट के लिए भगवान को मानते हैं, वरना इनकी आस्था नहीं है उसमें। ये केवल चुनाव आता है तभी जय श्री राम बोलते हैं, बचा समय इन लोगों को याद नहीं आता। ये जब अयोध्या वाला मामला भी आप देखेंगे तो 1925 से बना है, तो 1975 तक के 80 तक वो क्या कर रहे थे? तब उनको राम की याद नहीं आई। वो तो देखा कि इससे वोट मिल सकता है, इसलिए वो कूदे वहां। राम को राजनीति के लिए इतना सहायक राजनेताओं ने बना लिया कि जानकी नवमी की शुभकामनाएं भी बिहार के नेताओं की पोस्ट तक सीमित रही। राम को अपनाने के लिए दौड़ने वाले राजनेता भी जानकी नवमी पर देश भर में बहुत सक्रिय नहीं दिखे। सिर्फ बिहार के सीतामढ़ी में ही उत्सव दिखता है। क्या इसलिए क्योंकि राजनेताओं को लगता है कि वोट सिर्फ राम के नाम से ही तो मिलते आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के तेवर अब भी ढीले नहीं पड़े हैं। कोर्ट में पेशी पर जाते हुए आशीष मिश्रा फुल टशन में दिखाई दिया। पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद वो मूंछों पर ताव देता नजर आया। इस एक तस्वीर से सारी बातें समझी जा सकती हैं। बातें ये कि आशीष मिश्रा की ठसक बरकरार है। बातें ये कि आशीष मिश्रा को किसी बात की चिंता नहीं है। बातें ये कि जेल जाकर भी आशीष मिश्रा परेशान नहीं है। बातें ये कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। देखिए, पुलिस की गाड़ी से आशीष मिश्रा किसी वीआईपी की तरह उतरता है। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। सरेंडर किया है भाई। कोर्ट परिसर में अपने चाहने वालों से गले मिलते, आशीर्वाद देते, हालचाल बताते हुए आगे बढ़ता है। वो पुलिस की कस्टडी में ऐसे चलता है जैसे वो आरोपी नहीं बल्कि पुलिसकर्मी उसके सुरक्षा गार्ड हैं। मीडिया के कैमरों को देखते ही आशीष मिश्रा का हाथ अपनी मूंछों पर जाता है और वो मूंछों को ताव देता है और जताने की कोशिश करता है कि ये है उसका रौला, ये है उसका रुआब, ये है उसका जलवा, ये है उसकी ऐंठन, ये है उसकी ठसक। इन तस्वीरों को देखने के बाद भला कौन कहेगा कि झट सफेद कपड़े में पुलिस के बीच मूंछों पर ताव देते हुए आ रहा ये वो आरोपी है जिस पर आरोप है किसानों को कुचलने का। आज आशीष मिश्रा को पेशी के लिए लाया गया था। उसके डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा दी। तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन पहले से आशीष मोनू की पड़ी थी, उस पर हमने आपत्ति दाखिल कर दी है। शेष लोगों की जो आपत्ति आई है, जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन आई है, उनके लिए हमने 10 दिन का समय मांगा है और 10 दिन का समय दिया गया। हम उसमें जो है आपत्ति दाखिल कर देंगे। उसके बाद मतलब डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे बहस होगी